पाठ 6 भगवान के डाकिए। आइए इस कविता का आप लोगों को अर्थ में बता देता हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता, भगवान के डाकिए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक संदेशात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिए कहा है। किसको डाकिए कहा है? पक्षी और बादल को। वे डाकिए जो संदेश को लाने और ले जाने का काम करते हैं। डाकिए किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं ना जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और ले आता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं। ठीक है। बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं। देखिए यहाँ बादल हैं यहाँ पे, और ये क्या है? पक्षी है। पक्षी के पीछे क्या है? बादल है। ये दोनों क्या है? ये अलग अलग शब्द है, लेकिन इन दोनों में क्या है? समानताएं, बहुत समानताएं हैं। इसमें बहुत समानताएं हैं। पक्षी और बादल दोनों ही भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिए हैं। ये क्या है? प्राकृतिक डाकिए हैं, भगवान द्वारा बनाए हुए। ठीक है। ये दोनों एक देश से दूसरे देश तक आने जाने का, प्राकृतिक संदेशों को ले जाने और ले आने का काम करते हैं। जो बादल होते हैं एक अपने यहाँ से दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश से अपने देश में आते हैं। क्या करते हैं? संदेशा लेके जाते हैं और संदेशा लेके आते हैं। ठीक है। यह अलग बात है कि हम बादलों और पक्षियों की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। क्या है? हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, उन बादल और जो पक्षी की जो भाषा होती है या उनका जो संदेशा होता है उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और न ही उनके द्वारा लाए हुए संदेशों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन उनके द्वारा जो लाए हुए संदेशा होता है, संदेशे जो उनके द्वारा लाए हुए संदेशों को कौन कौन पढ़ता है? कौन कौन उसको संदेशों को पढ़ता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनके संदेशा को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। हमारी समझ में एक बात अवश्य आती है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और हम सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि अर्थात कवि यह कहते हैं कि जो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, जो अपनी धरती होती है, यहाँ जैसे बारिश होती है, यहाँ धूप निकला भी बारिश हुई, तो दूसरे जगह जो हवा के साथ जो उसकी खुशबू होती है, मिट्टी की खुशबू, बारिश होने के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है, बहुत मतलब अच्छी खुशबू आती है, वो हवा के झोंकों के साथ जाएगी वो दूसरे जगह, तो वहाँ पे उसकी खुशबू वहाँ जाएगी, तो वो लोग महसूस करेंगे नहीं यहाँ बगल में बारिश, कहीं दूसरे जगह बारिश हुई है, मिट्टी की खुशबू आ रही है। ये क्या करते हैं? ये पंक्ति इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो या इस देश की धरती सुहानी खुशबू दूसरे देश को भेजती हैं, वह खूबसूरत चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर आती है। क्या यहाँ बता रहे हैं कि सुगंधित भेजती हैं और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। क्या होता है? वह खूबसूरत चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर के क्या होती हैं? आती हैं। इसी तरह बादल अपने साथ दूसरे देश का पानी अपने देश में लाता है, अपने देश का पानी दूसरे देश में जाके गिरा देता है। कवि ने उक्त सभी भावों का यही मूल निकाला है कि बिना सहयोग का कोई भी कार्य संभव नहीं है। प्रकृति के दो अमूल्य रत्न बादल और पक्षी, यही दो उसके क्या है? अमूल्य रत्न हैं जो हमारे बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। इस पंक्ति में यह बताने की कोशिश की गई है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह बताने की कोशिश की है कि
प्राकृतिक भेदभाव नहीं करती, कभी किसी से प्राकृतिक भेदभाव नहीं करते, चाहे अपने राष्ट्र दूसरे एक दूसरे देश को, मतलब यहाँ का पानी वहाँ बरसा देती हैं, दूसरे देश के पानी अपने देश में बरसा देती हैं, यानी कि वो क्या भेदभाव नहीं करती हैं। एक देश में खिले हुए पुष्पों की खुशबू, जैसे अपने यहाँ खुशबू पुष्प खिला है, उसकी खुशबू हवाओं के माध्यम से दूसरे देश में जाती हैं, यानी प्राकृतिक समानता का भाव अपनाती हैं, ये कभी भी भेदभाव नहीं करती। धन्यवाद बच्चों। यदि आप लोगों को इस कविता के सारांश में थोड़ी सी भी कहीं आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया है, अर्थ भी ये इसका अर्थ इस किसी शब्द का, इस शब्द का अर्थ क्या होगा, तो मैं आप लोगों को कमेंट में ही बता दूंगा। धन्यवाद।